जो गैलरी में बैठे हुए हैं बैठ जाइए, तो गैलरी में खड़ा है बैठ जाइए, टूल लेके बैठिए, टूल तो होगा ही आपके पास। अरे गैलरी में जो खड़ा है टूल नहीं है? पीछे में लोग बैठा जी, पीछे में ठीक है। देखिए पीछे वाले क्लासरूम के विषय में हम पूछ रहे हैं, इस क्लासरूम में पीछे के विषय में नहीं पूछ रहे हैं। पीछे वाला क्लासरूम ठीक ठाक है, दिखाई सुनाई दे रहा है? चलिए ठीक है। शांति बनाइए, अब जो जहां है जैसे है वैसे ही रहिए, शांति बनाइए, हल्ला मत कीजिए अब ज्यादा। कुछ टूल और मंगा दीजिए ना, कि लड़का लोग वहां पे गैलरी में तो बैठ ही सकता है, जगह तो है ही। ठीक है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपको 6 क्लास हुआ है, 7 क्लास हुआ है टोटल। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो टोटल जो है नंबर ऑफ क्लास 7, जिसमें एक क्लास इंफॉर्मेशन को लेकर था, क्लास इंफॉर्मेशन 6 क्लास में आपको पढ़ाया गया है। 3 क्लास आपको बिट्टू झा सर का हुआ है, और 3 क्लास मेरा हुआ है। 3 क्लास जो मेरा हुआ है इसमें हम आपको क्वेश्चन बैंक के विषय में बताए हैं, क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन करवाए हैं। और 3 क्लास जो बिट्टू झा सर का हुआ है, बिट्टू झा सर उसमें आपको बायोलॉजी पढ़ाना प्रारंभ कर दिए हैं, बायो। और बायोलॉजी में पहला चैप्टर, जो पहला चैप्टर है सेल, सेल के विषय में आपको बताए हैं। बायोलॉजी में पहला चैप्टर सेल, सेल के विषय में जो है आपको बता रहे हैं। हो सकता है सेल खत्म हो गया हो या खत्म होने के कगार पर हो, चल ही रहा है। हाँ, तो 1 से 2 क्लास में जो है सेल आपका खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए है, अब हल्ला मत कीजिए है। अब जो जैसे है छोड़ दीजिए, जो भी स्टाफ उस्टाफ है अब छोड़ दीजिए, जो जैसे है उसको रहने दीजिए, जाइए अब छोड़िए, अब हल्ला नहीं कीजिए, ठीक है? अब शांत हो जाइए। उस रो में जो आप लोग खड़ा है, आप लोग को टूल वूल नहीं मिला है? ठीक है, नहीं मिल रहा है तो खड़े रहिए, मिल जाएगा कल से। हम बोले थे इसको कल है टूल मंगाने के लिए, बोलता है टूल के लिए जगह है ना है। देखिए तो वो जगह ना है, वहां पे नहीं लगा सकता। ठीक है, टूल मंगा देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, कल से बैठने के लिए जगह मिल जाएगा। अब सुनिए, आराम से सुनिए, पढ़ने के लिए आए हैं पढ़िए, नौटंकी मत बतियाइए ज्यादा। अब जो क्लास होगा, मतलब इस वीक से लेकर अंतिम तक जो आपका क्लास होगा, आपको मूल तौर पर क्लास मंडे टू फ्राइडे होगा, मंडे टू फ्राइडे। लेकिन हो सकता है सैटरडे को भी क्लास हो। फ्राइडे को बता दिया जाएगा कि सैटरडे को क्लास होगा या नहीं होगा, लेकिन मूल तौर पर आपका क्लास मंडे टू फ्राइडे ही होगा। और जो मंडे टू फ्राइडे क्लास होगा, इसमें MWF में मेरा क्लास होगा और TTS में बिट्टू सर का क्लास होगा। बिट्टू सर का क्लास होगा। बिट्टू सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे और आज से हम आपके बैच में
सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो सब्जेक्ट कहिएगा हम वो सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर देंगे। आप हिस्ट्री कहिएगा हम हिस्ट्री भी पढ़ा सकते हैं, पॉलिटी कहिएगा पॉलिटी, ज्योग्राफी कहिएगा ज्योग्राफी, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तीनों सब्जेक्ट हमको पढ़ाना है। जो सब्जेक्ट आप कहेंगे हम वो सब्जेक्ट पढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। तो आज से आपके बैच में हल्ला नहीं करना है। आज से आपके बैच में जो है विषय प्रारंभ कर रहे हैं। और शुरुआती दिन भी जब ये बात पूछे थे तो अधिकतर छात्रों ने यह कहा कि इतिहास ही पढ़ाया जाए, और अभी भी इतिहास इतिहास ही आप लोग चिल्ला रहे हैं। तो इतिहास की ही शुरुआत करते हैं। क्या क्या पढ़िएगा? इतिहास ही, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हाँ, हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या प्राचीन से पढ़िएगा या मध्यकालीन से, आधुनिक से? कहां से पढ़िएगा? प्राचीन से। प्राचीन से, चलिए ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन बैंक करवाना छोड़ दिए हैं, पढ़ाएंगे भी क्वेश्चन बैंक भी करवाएंगे, दोनों चीज को साथ लेकर के चलेंगे। सिर्फ क्वेश्चन बैंक को पकड़ के रखेंगे तो फिर सिलेबस हम लोगों का पीछे हो जाएगा। सिलेबस भी हम लोगों को समाप्त करना है। तो यही कारण है कि सिलेबस की शुरुआत आज से हम आपके बैच में करने जा रहे हैं। और सिलेबस के अंतर्गत जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है आपके सिलेबस का वह है आपको इतिहास। इसी वजह से हम आपको शुरुआत करने जा रहे हैं इतिहास से। क्वेश्चन बैंक भी रहेगा। देखिए आप देख सकते हैं यहां पर हम आपके लिए क्वेश्चन भी लाए हैं, क्वेश्चन भी लगाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी हम आपको लगाए हुए हैं, तो क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे। तो पहले पढ़ा देते हैं, पढ़ाने के बाद में क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। इतिहास। सुनिए, लिखना उखना नहीं है। जब लिखना होगा तो हम आपको लिखा देंगे, जब नोट देना होगा हम आपको नोट दे देंगे। है क्या दिक्कत है जी? है क्या दिक्कत है आप लोग को? है क्या दिक्कत है? काय मुंह लगा रहे? आइए आप आगे आइए, आइए दोनों आदमी आगे आइए, आइए आगे आइए। आइए जल्दी आइए। अब हल्ला मत कीजिए। पेपर है जी। आइए ना, आइए आगे बैठाते हैं आप। दीजिए पेपर दीजिए। बैठिए यहाँ पे, बैठिए पलथी मार के बैठिए यहाँ, बैठिए वहाँ। आपका हाइट है हो? दरोगा की तैयारी करते हैं। कैटेगरी क्या है? BC1। तो OBC थोड़े कहिएगा, EBC न कहिएगा। एक 60, EBC 160। चलिए सुनिए, अब हल्ला मत कीजिए भाई, बढ़िया आप लोग हल्ला करते हैं। बैग हटाइए, तो बैग हटाइए। किनका बैग है? थोड़ा पोडियम इधर। देखिए, इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काफी आसान विषय है। अगर हम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें, मतलब बिहार दरोगा परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें, तो यह जो सब्जेक्ट है
सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट के डाटा को आपको याद रखना है, लेकिन डाटा याद रखना भी आसान नहीं होता है, बल्कि डाटा को भी आप कंसेप्चुअली अगर याद रखते हैं तो वो डाटा आपको परीक्षा में काम देता है, अदरवाइज वो डाटा आपको काम नहीं देता है। बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि आप इतना डाटा कैसे याद रखते हैं, तो हम सीक्वेंस बैठाए हुए हैं और उस आधार पर हम डाटा को याद रखते हैं, स्पेशली ईस्वी से संबंधित चीजों को। तो जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में ईस्वी का जिक्र आना ही आना है, हर सूरत में ईस्वी का जिक्र आना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम अकबर को पढ़े तो अकबर, अब मान लिया जाए कि बुक लिखता है अकबर का जन्म 1542 में हुआ, अकबर ने 1580 में 10 साला बंदोबस्त लागू किया, अकबर ने 1601 में असीरगढ़ के किला का विजय किया जो कि उनका अंतिम सेना अभियान था। फिर लिखता है अकबर का राज्याभिषेक 1556 में हुआ। फिर लिखता है अकबर ने बिहार बंगाल का अभियान 1574 से 76 के बीच किया। किताब में एज इट इज लिखा हुआ होता है, लेकिन उसको अगर आप सिलसिलेवार ढंग से लिख लेते हैं, कॉपी में सजा लेते हैं कि अकबर का जन्म 1542 में हुआ, अकबर अपने पिता से 3 वर्ष की अवस्था में मिले, 1545 में मिले। अकबर जब 9 वर्ष के थे अर्थात 1551 में अकबर लाहौर के सूबेदार बने। अकबर 1555 में गजनी के लाहौर के सूबेदार अकबर 9 वर्ष की अवस्था 1551 में गजनी के सूबेदार बने और 1555 में लाहौर के सूबेदार बने। 1556 में राज्याभिषेक हुआ। 1556 से 1560 बेरम खां के संरक्षण का काल, 1560 से 1564 पेटीकोट शासन या पर्दा शासन। इस बीच में ही 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया, 63 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, 64 में जजिया कर को समाप्त किया, 1571 में फतेहपुर सीकरी को बसाया, 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की, 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों को आने की अनुमति मिली, सभी धर्म के धर्मगुरुओं को आने की अनुमति मिली। 1579 में मजहर की घोषणा की, 1582 में दीन इलाही धर्म स्थापित किया, 1583 में इलाही संवत की शुरुआत की। तो इस प्रकार से क्रमवार तरीका से आप चीजों को याद रख सकते हैं। इतिहास को सभी विषयों का जननी माना जाता है, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। हर विषय का जन्म इतिहास से ही हुआ है, हर विषय का जन्म इतिहास से हुआ है। और इतिहास में खास तौर पर हमें क्या पढ़ना होता है, तो वैसी घटनाएं जो घटित हो चुकी है। जैसे गांधी जी पैदा हुए यानी जन्म लिए, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े और उनकी हत्या हो गई। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में हुआ, देश की आजादी के लिए लड़े, हवाई दुर्घटना में 1945 ईस्वी में मारे गए। महात्मा बुद्ध आए इस पृथ्वी पर, ज्ञान का प्रसार किए, फिर वो चले गए। महान मौर्य सम्राट अशोक आए, एक विशाल साम्राज्य स्थापित किए, शासन प्रशासन किए, उनका निधन हो गया, उनका उत्तराधिकारी बना, फिर मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास विषय एक प्रकार से कहिए तो इतिहास में हमें कहानी देखना होता है। जैसे महात्मा गांधी, कहानी के रूप में महात्मा गांधी को देखेंगे, अशोक कहानी के रूप में अशोक को देखेंगे, अकबर को कहानी के रूप में देखेंगे। तो इतिहास की हर घटना अपने आप में एक कहानी है और हर कहानी हमें कुछ ना कुछ संदेश देता है। इतिहास एक विषय ही नहीं है, यह हमें जीवन जीने का एक शैली भी बताता है और साथ ही साथ हमें किस स्थिति में किस प्रकार के निर्णय लेने चाहिए। शासकों को पढ़ के आप उस चीज का विकास अपने अंदर कर सकते हैं, किस स्थिति में हमें किस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए। यह सब तो समझने की बात हुई, लेकिन परिभाषिक तौर पर इतिहास को किस रूप में परिभाषित किया जाए। परिभाषिक तौर पर इतिहास को इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि अतीत और वर्तमान, अतीत का मतलब पहले, पुराना, अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाली संवाद को हम लोग इतिहास कहते हैं। कुछ घटनाएं आप देखेंगे, कुछ घटनाएं आपको ऐसी मिलेगी जो प्राचीन काल में भी विद्यमान था, आज भी विद्यमान है। जैसे कि मूर्ति पूजा, अगर हम मूर्ति पूजा की ही बात करते हैं, मूर्ति पूजा
भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। हड़प्पा काल में भी मूर्ति पूजा का प्रचलन था और आज भी भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन है। क्या आज भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं है? एकदम है, निश्चित तौर पर भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन है। तो वैसी घटनाएं जो अतीत में भी घटित हो रहा था और आज भी घटित हो रहा है, तो अतीत और वर्तमान के बीच जो निरंतर चलने वाली संवाद होती है उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास के परिभाषा से आपको कोई लेना देना नहीं है। इतिहास का परिभाषा आपसे आपके परीक्षा में आज तक ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा। इतिहास को जानने के मूल तौर पर दो स्रोत हैं, एक पुरातात्विक स्रोत है और दूसरा साहित्यिक स्रोत है। अगर आपको इतिहास को जानना है, ऐतिहासिक घटनाओं को जानना है, तो पुरातात्विक स्रोत से आप ऐतिहासिक घटनाओं को जान सकते हैं और पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोत से आप ऐतिहासिक घटनाओं को जान सकते हैं। अब यहां पर आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि पुरातात्विक स्रोत क्या है और साहित्यिक स्रोत क्या है। तो पुरातात्विक स्रोत खुदाई से जिन वस्तुओं की प्राप्ति होती है उसे ही पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत साहित्य को रखा जाता है। जैसे कि आपको यह पता चलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौटिल्य रहता था, उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो अर्थशास्त्र एक प्रकार का साहित्यिक स्रोत है। इसके बाद आपको पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहता था। पतंजलि ने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की है। महाभाष्य से हमें शुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो जो आपको महाभाष्य है वह एक प्रकार का साहित्यिक स्रोत है। फिर महमूद गजनबी के साथ अलबरूनी आए थे। अलबरूनी ने किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की है। किताबुल हिंद से हमें महमूद गजनबी तथा 11वीं सदी के भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो मतलब किताबुल हिंद एक प्रकार का साहित्यिक स्रोत है। तो साहित्यिक स्रोत, आशा करते हैं आप चीजों को समझे होंगे। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जो साहित्य की रचना हुई है उन साहित्यों से हमें जो जानकारी प्राप्त होता है उसी को हम लोग साहित्यिक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत, जैसे कि मान लिया जाए हड़प्पाई स्थल को खोदा गया तो वहां से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, वहां से आपको लिपस्टिक का प्रमाण मिला है, जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, वक्राकार ईंट का प्रमाण मिला है। फिर बाद में जाकर के जब मौर्य स्थलों की खोज हुई तो वहां से सिक्के के प्रमाण मिले हैं, अभिलेख के प्रमाण मिले हैं। तो जो सिक्का हो गया, अभिलेख हो गया, जुते हुए खेत के प्रमाण हो गए, हल का प्रमाण हो गया, यही सब तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। सीधा तौर पे कहिए ना, खुदाई से जो जिन वस्तुओं की प्राप्ति होती है उनसे हमें जो ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होता है उसी को हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इतना तो बात आपको क्लियर होना चाहिए कि इतिहास के अंतर्गत कुछ घटनाओं को हम लोग पढ़ते हैं और वैसी घटनाओं को हम लोग पढ़ते हैं जो घटनाएं घटित हो चुकी है। अब इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आप सभी लोग बचपन से लेकर आज तक इस बात को कई दफा सुने होंगे कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास की पिता की अगर हम बात करें तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है और जो हेरोडोटस है वे आपको यूनान के रहने वाले थे। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता जो है आपको हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, यूनान के रहने वाले थे। प्रश्न यह उठता है कि हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है? तो इसके कई सारे उत्तर हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता इस वजह से कहा जाता है क्योंकि विश्व इतिहास की जो पहली पुस्तक है, विश्व इतिहास की पहली पुस्तक हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना हेरोडोटस ने की है। यही कारण है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो पहला कारण यह है कि विश्व इतिहास की पहली पुस्तक हिस्टोरिका की रचना हेरोडोटस ने की है। यही कारण है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। दूसरा, इतिहास में किसी भी घटनाओं को हम लोग क्रमवार तरीका से पढ़ते हैं। जैसे कि इतिहास में ही हम लोगों को गांधी जी के विषय में पढ़ना होता है। जब हम गांधी जी के विषय में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग गांधी जी के जन्म के विषय में पढ़ते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ है, फिर गांधी जी के माता पिता कौन थे, गांधी जी की शिक्षा कहां हुई है,
गांधी जी का विवाह किनसे हुआ है, गांधी जी के कितने संतान हुए, गांधी जी की उच्च शिक्षा कहां से हुई है, गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए, फिर पुनः भारत कब आए, फिर गांधी जी ने भारत में जो सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में हड़ताल, फिर आपको असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्रमवार तरीका से हम लोग गांधी जी के विषय में पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हेरोडोटस ने ही किसी घटनाओं को क्रमवार तरीका से, सर्वप्रथम हेरोडोटस ने ही किसी घटनाओं को क्रमवार तरीका से लिखने का काम किया। यही कारण है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। एक युद्ध हुआ था विश्व इतिहास में, पेलोपोनेशियन का युद्ध। एक युद्ध हुआ था इतिहास में, पेलोपोनेशियन का युद्ध। पेलोपोनेशियन के युद्ध को क्रमवार तरीका से हेरोडोटस ने लिखा। यही कारण है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या हेरोडोटस खुद को उपाधि दे दिया कि हम इतिहास के पिता हैं? ऐसा नहीं है। एक रोमन दार्शनिक हुआ करते थे, उनका नाम था सिसरो। रोमन दार्शनिक सिसरो ने सर्वप्रथम हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा। और सिसरो जब हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा तो इसके बाद जितने भी विद्वान हुए सभी ने इस बात को स्वीकार किया कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को ही माना जाए। और उसके पीछे लोगों ने तर्क दिया क्यों माना जाए। लगभग अधिकतर विद्वान इस बात से सहमत हुए कि इतिहास की पिता हेरोडोटस ही है और अंततः यह मान लिया गया कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाए। आपके परीक्षा में यहां तक एक प्रश्न पूछा है, बिहार दरोगा एक्साइज 126 पोस्ट प्रीलिम्स, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? हम तो आपको जो क्वेश्चन बैंक दिए हैं उस क्वेश्चन बैंक में एक्साइज के क्वेश्चन को हमने इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन एक्साइज का जब आप क्वेश्चन लेंगे तो उसमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा कि हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। यह प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो हिस्टोरिका के रचयिता जो है आपको हेरोडोटस है। सामान्य तौर पर इस प्रश्न को लगभग हर विद्यार्थी सही करके आता है, लेकिन कुछ अकलोल बकलोल इस प्रश्न को भी गलती करके आता है। और आसान प्रश्न को अगर आप गलती करके आते हैं तो आपके सफलता के चांसेस नीलवट्टे सन्नाटा हो जाता है, निगेटिव में चला जाता है। आसान प्रश्न तो किसी भी सूरत में गलत करना ही नहीं है। जब आसान प्रश्न आए परीक्षा में तो एकदम सतर्क हो जाइए, उसमें कुछ ना कुछ तर्क निश्चित तौर पे रहता है। अब ऐसा नहीं कि सोचने के लिए बहुत ज्यादा सोच लिए, तो बहुत ज्यादा भी नहीं सोचना है आसान प्रश्न पर। तो यह चीज है। यहां तक एक चीज आपसे पूछा गया है, वही हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। आगे चल करके इतिहास की हम बात करें तो कालखंड के दृष्टिकोण से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्यैतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है, तो इन सभी चीजों को एक एक करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले 2, 4, 5 लाइन कॉपी में लिखिएगा। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम आपको यहां पर अवगत कराना चाहते हैं, हम आपको हिस्ट्री का कोई पीडीएफ नहीं दिए हैं। हम आपको हिस्ट्री का कोई पीडीएफ नहीं दिए हैं। 2-3 क्लास के बाद ही हम आपको हिस्ट्री का कोई पीडीएफ देंगे। और पीडीएफ बन चुका है लेकिन हम आपको दे नहीं रहे हैं, आराम से पीडीएफ देंगे, आराम से पढ़िए, आराम से हम पढ़ा रहे हैं। समझ गए? अभी हम लोगों के पास जो है सफिशिएंट टाइम भी है, तो आराम से चीजों को समझते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। इतिहास का एक जो है ना पतला सा कॉपी बना लीजिए। इतिहास में आपको जैसे बायोलॉजी का पीडीएफ मिला है वैसे ही इतिहास का भी आपको पीडीएफ मिलेगा, लेकिन इतिहास में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको कॉपी में लिखाएंगे। और ऑनलाइन वाले छात्रों को बायोलॉजी का पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत होता है, तो बायोलॉजी का जो पीडीएफ है ना बहुत बड़ा पीडीएफ है, अप्रॉक्स में 100 MB का पीडीएफ है। 10 से 15 मिनट के बाद आपको डाउनलोड होता है। तो आप उतना देर जो है, आज के डेट में तो लोगों को मजा लेने का आदत है 2 सेकंड में। वो जो वीडियो आता था जो बंद कर दिया गया है जी, टिकटॉक वीडियो, 2 सेकंड में हर चीज का मजा देकर के चला जाता था। तो विद्यार्थी को 2 सेकंड वाला आदत लगा हुआ है, 10 मिनट कैसे इंतजार कर सकता है। तो 10 से पीडीएफ डाउनलोड होने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। 100 MB का पीडीएफ है, अप्रॉक्स में 100 MB का पीडीएफ है, तो 10 से 15 मिनट लगेगा। तब तक स्क्रीन को जो है, स्क्रीन से लाइट आपको गायब नहीं होने देना, यही बात है जी, समझ गए? यानी जो है स्क्रीन पे लाइट होना चाहिए। विद्यार्थी क्या करता है, डाउनलोड ऑप्शन देख करके डाउनलोड मोड में दे देता है, छोड़ देता है, लाइट गायब हो जाता है, फिर से वो बैक चला जाता है। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो एक नंबर देते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रहा है
93 414 92 082, यही ना है जी? यही ना है? ठीक है। ऑनलाइन में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड होने में दिक्कत हो रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, आपको बता देगा जो भी प्रोसेस है। नीचे से लिखिएगा। हेडिंग मार लीजिए, ऊपर में इतिहास लिखिएगा। वैसी घटनाएं जो घटित हो चुकी है, वैसी घटनाएं जो घटित हो चुकी है, कोमा, उन घटनाओं को क्रमानुसार ऐसे लिखा जाता है। उन घटनाओं को क्रमानुसार जिस विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं उसे ही इतिहास कहा जाता है। अथवा यानी दूसरा परिभाषा लिखा रहा है, अथवा नीचे से अतीत और वर्तमान, अतीत मतलब पहले, अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाली संवाद को, अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर मतलब लगातार, अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाली संवाद को इतिहास कहते हैं। नीचे से अगला पॉइंट, इतिहास का पिता यूनानी विद्वान हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता यूनानी विद्वान हेरोडोटस को कहा जाता है। उसी लाइन में कंटिन्यू, रोमन दार्शनिक सिसरो ने सिसरो बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहां पे देखिए, सिसरो, रोमन दार्शनिक सिसरो ने, यहां लिखा हुआ है सिसरो। रोमन दार्शनिक सिसरो ने सर्वप्रथम हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा है। हेरोडोटस ने, उसी लाइन में कंटिन्यू,
हेरोडोटस ने पेलोपोनेशियन के युद्ध, लिख रहे हैं बोर्ड पे, टेंशन नहीं लेना है। पेलोपोनेशियन के युद्ध, हेरोडोटस ने पेलोपोनेशियन के युद्ध, पेलोपोनेशियन के युद्ध का विवरण क्रमवार तरीका से किया है। पेलोपोनेशियन के युद्ध का विवरण क्रमवार तरीका से किया है। पेलोपोनेशियन के युद्ध का विवरण क्रमवार तरीका से किया है। पेलोपोनेशियन के युद्ध का विवरण क्रमवार तरीका से किया है। नीचे से नोट देकर के लिखिएगा, यह प्रश्न पूछ दिया है, इसी वजह से नोट देकर के लिखा रहे हैं। विश्व इतिहास की प्रथम पुस्तक हिस्टोरिका है। विश्व इतिहास की पहली 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 पुस्तक हिस्टोरिका है, जिसकी रचना हेरोडोटस ने की है। विश्व इतिहास की पहली पुस्तक हिस्टोरिका है, जिसकी रचना हेरोडोटस ने की है। चलिए अब देखिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, एक चीज हम आपके दिमाग में डालना चाहते हैं। बात यह है कि देखिए, जब आप इतिहास पढ़ते हैं ना, इतिहास को हम लोग भारतीय इतिहास, सॉरी इतिहास नहीं, इतिहास तो बहुत कुछ है। हम लोगों के परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न भारतीय इतिहास से आते हैं, तो हम लोग मुख्य तौर पर भारतीय इतिहास को ही पढ़ते हैं। जब हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो भारतीय इतिहास को हम लोग तीन भाग में बांटकर पढ़ते हैं। जो भारत का इतिहास है, भारत के इतिहास को हम लोग तीन भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक होता है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा होता है आधुनिक भारत का इतिहास। तीसरा होता है आधुनिक भारत का इतिहास। एक प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा आपको आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुख्य तौर पर हम लोग 2500 BC से 712 AD तक की घटनाओं को पढ़ते हैं। 712 AD तक की घटनाओं को पढ़ते हैं। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत 712 AD से 1760 AD तक की घटनाओं को पढ़ते हैं। 1760 AD तक की घटनाओं को पढ़ते हैं। फिर आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग 1707 AD से 1947 AD तक की घटनाओं को पढ़ते हैं। तो अब देखिएगा भाई जी लोग, यहां पर एक शब्द आया है BC और एक शब्द आया है आपको AD। तो एक शब्द BC आया है और एक शब्द क्या आया है, AD। BC और AD, हम आशा करते हैं कि आप ग्रेजुएट हैं, तो आप इतना बात निश्चित तौर पर समझ पा रहे होंगे कि BC और AD किसे कहा जाता है। लेकिन फिर भी हम यह मानते हैं कुछ लोग निश्चित तौर पर समझ रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि BC का मतलब क्या होता है, AD का मतलब क्या होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस बात को नहीं जान रहे होंगे। जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता रहे हैं
देखिए, आप सभी लोग जानते हैं यह जो संसार है यहां पर कई सारे धर्म अस्तित्व में है। जैसे सिख धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, इत्यादि, पारसी धर्म हो गया, इत्यादि इत्यादि। कई सारे धर्म अस्तित्व में हैं। उन धर्मों में एक धर्म है ईसाई धर्म। और जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसा मसीह के विषय में यह कहा जाता है कि ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी में हुआ है। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ है? 1 ईस्वी में। तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसा मसीह हैं। ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी में हुआ है। ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले जो घटनाएं घटित हुई है उसे ईस्वी पूर्व के अंतर्गत रखा जाता है। उसे ईस्वी पूर्व के अंतर्गत रखा जाता है। फिर ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी घटना घटित हुई है उसे ईस्वी के अंतर्गत रखा जाता है। उसे ईस्वी के अंतर्गत रखा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म को ही आधार बनाते हुए वर्तमान समय में इस संसार में जो कैलेंडर प्रचलित है उसे हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर को ही हम लोग ईसाई कैलेंडर कहते हैं या उसी को जूलियन कैलेंडर कहते हैं। तो वर्तमान समय में ग्रिगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर प्रचलित है इस संसार में। और उस कैलेंडर के मुताबिक यह माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी में हुआ है। उनके जन्म के पूर्व जो भी घटना घटित हुई है उसे ईस्वी पूर्व में रखा जाता है, और उनके जन्म के बाद जो भी घटना घटित हुई है उसे ईस्वी में रखा जाता है। वर्तमान समय में हम लोग ईस्वी में जी रहे हैं। यही कारण है कि ईस्वी में ईस्वी जो होता है आपको बढ़ता है। जैसे कि पहले हम लोग 2020 में थे, 2020 के बाद 2021 में आए, फिर 2022 में गए, आगे चल करके हम लोग 2023 में जाएंगे, फिर 2024 में जाएंगे। तो आप ईस्वी में देख सकते हैं कि ईस्वी में जो ईस्वी हो रहा है आपको क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वही अगर हम ईस्वी पूर्व की बात करें तो ईस्वी पूर्व में ईस्वी घटता है। ईस्वी पूर्व में ईस्वी घटता है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जबकि उसका निधन 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। फिर अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व में हुआ है। 304 ईस्वी पूर्व में हुआ है और अशोक का निधन 232 ईस्वी पूर्व में हुआ है। तो 304 ईस्वी पूर्व, फिर 303 ईस्वी पूर्व, फिर 302 ईस्वी पूर्व, 301 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व, 299 ईस्वी पूर्व, फिर 298 ईस्वी पूर्व। इस प्रकार से ईस्वी पूर्व में ईस्वी घटता है। और ईस्वी पूर्व के लिए ही अंग्रेजी में बीसी शब्द आता है। ईस्वी पूर्व के लिए ही अंग्रेजी में बीसी शब्द आता है। और बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के ठीक पूर्व। और ईस्वी के लिए एडी शब्द आता है, और एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी इसका हिंदी में मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष या जन्म के बाद का वर्ष। ईसा मसीह के जन्म का वर्ष या जन्म के बाद का वर्ष एडी का मतलब होता है। तो यहां पर समझने के लिए आपको यह बात याद रखना है, यहां पर एक बात यह याद रखना है कि वर्तमान समय में इस संसार में ग्रिगोरियन, ईसाई या जूलियन कैलेंडर प्रचलित है। परीक्षा के लिहाज से इस बात को याद रखिएगा, और समझने के लिहाज से आपको इस बात को याद रखना है, समझने के लिहाज से जो है आपको इस बात को याद रखना है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटनाएं ईस्वी पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं ईस्वी में रखा जाता है। ईस्वी में ईस्वी बढ़ता है और ईस्वी पूर्व में ईस्वी क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। समझ गए? तो ये चीज है, आप इसको याद रखिएगा। तो यहां पर दो बात परीक्षा के लिहाज से, फुल फॉर्म ऐसे पूछा नहीं जाएगा,
लेकिन यह प्रश्न पूछा जा सकता है वर्तमान समय में कौन सा कैलेंडर प्रचलित है, यह चीज आपसे पूछा जा सकता है। यह अपने आप में अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो नीचे से नोट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा। हेडिंग मारिएगा ईसा मसीह, ईसा मसीह, ईसा मसीह, ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक, ईसाई धर्म के संस्थापक, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को माना जाता है, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को माना जाता है, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को माना जाता है, माना जाता है, माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि, ऐसा कहा जाता है कि ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी में हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी में हुआ है, का जन्म 1 ईस्वी में हुआ है। इनके जन्म के पूर्व, इनके जन्म के पूर्व, इनके जन्म के पूर्व, इनके जन्म के पूर्व जो भी घटनाएं घटित हुई है, इनके जन्म के पूर्व जो भी घटनाएं घटित हुई है, उसे ईसा पूर्व, उसे इनके जन्म के पूर्व जो भी घटनाएं घटित हुई है, इनके जन्म के पूर्व जो भी घटनाएं घटित हुई है, उसे ईसा पूर्व, ईसा पूर्व अर्थात बीसी, ईसा पूर्व अर्थात बीसी, बीसी, ईसा पूर्व अर्थात बीसी में रखा जाता है, अर्थात बीसी में रखा जाता है। वहीं ईसा मसीह के जन्म के बाद, वहीं ईसा मसीह के जन्म के बाद, वहीं ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी घटनाएं घटित हुई है, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी घटनाएं घटित हुई है, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी घटनाएं घटित हुई है, उसे ईसवी के अंतर्गत रखा जाता 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 है। कॉस्ट में एडी, कॉस्ट में एडी। उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। ईसा पूर्व में ईसवी घटता है, ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में ईसवी घटता है, ईसा पूर्व में ईसवी घटता है जैसे, जैसे मौर्य सम्राट अशोक का जन्म, मौर्य सम्राट अशोक का जन्म, मौर्य सम्राट अशोक का जन्म 304 ईस्वी
304 ईस्वी पूर्व में हुआ, जबकि निधन 232 ईस्वी पूर्व में हुआ। जबकि निधन 232 ईस्वी पूर्व में हुआ। जबकि निधन 232 ईस्वी पूर्व में हुआ। फुल स्टॉप। वहीं ईस्वी में ईस्वी बढ़ता है। वहीं ईस्वी में ईस्वी बढ़ता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ। जैसे सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ तथा वे 1945 में हवाई दुर्घटना में मारे गए। तथा वे 1945 में हवाई दुर्घटना में मारे गए। तथा वे 1945 में हवाई दुर्घटना में मारे गए। हवाई दुर्घटना में मारे गए। अब नीचे से लिखिएगा बीसी डैश देकर, बिफोर क्राइस्ट। बीसी बिफोर क्राइस्ट। एडी एनो डोमिनी, ANNODOMINI, एडी एनो डोमिनी, एडी एनो डोमिनी। बीसी बिफोर क्राइस्ट, एडी एनो डोमिनी, एडी एनो डोमिनी लिखना होगा हमको। हे भगवान, बहुत लोग मुंह देख रहा है। लिखिए यहां। नीचे से नोट देकर के लिखिएगा, नोट देकर के लिखिएगा, नोट NOTE नोट। और यह परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। वर्तमान में ग्रिगोरियन ऑब्लिक जूलियन ऑब्लिक, वर्तमान में ग्रिगोरियन ऑब्लिक जूलियन ऑब्लिक ईसाई, वर्तमान में ग्रिगोरियन ऑब्लिक जूलियन ऑब्लिक ईसाई कैलेंडर प्रचलित है। कैलेंडर प्रचलित है। कैलेंडर प्रचलित है। परीक्षा के लिहाज से सिर्फ इसी बात को याद रखना है और कुछ भी याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए, किस लड़की का मोबाइल इधर उधर हुआ है? जिसका हुआ है खड़ा हो जाइए। किसी लड़की का मोबाइल इधर उधर हुआ है? आप हैं? क्या हुआ था बोलिए। अब हम इतना दिन से क्लासे नहीं आ रहे थे, सीढ़ी पे भीड़ था, फोन आ रहा था, ठीक है, खुद से रख नहीं पा रहे थे आप, तो किसी दूसरी लड़की को दिए फोन रखने के लिए अपने बैग में। वो बैग में नहीं रखी, खुद लेकर भाग गई। समझे क्या मैटर है? आप लोग भी समझ गए ना? देखिए, इसमें से कोई लड़की है?
पहचानिए। हैं? आप ढूंढे हैं, नहीं मिल रही है। अच्छा, कोई लिए हैं इसमें से हो? हैं? कौन लिए हैं? आप लिए हैं क्या? कोई है लड़की इसमें? देखिए ना आप थोड़ा सा। अरे हंस रहे हैं बकलुल, बाद में कहिएगा कि फिर हमको मेरा मोबाइल नहीं दिलवा दिए। मैसेज दिखाते, कैसन कैसन मैसेज किए ये लड़की हमको दिखाते हैं। देखिए, मेरा हर चीज ओपन है, हम खुला पढ़ना है, जिसको पढ़ना है पढ़ लीजिए। क्या नंबर है जी? नंबर कौन चीज शुरू होता है? किस चीज से नंबर, किस चीज से शुरू होता है? मैसेज भी इतना आता है ना। हाँ, मिल गया। देखिए कितना मैसेज की है ये। खैर, आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ, 4 दिन से आप परेशान हैं, हमको पता है, ठीक है। चलिए, जो है दिक्कत तो हुआ है, जो भी है। आपको मोबाइल तो अब मिलेगा नहीं, ये तो सत्य है। मोबाइल नहीं मिलेगा, मोबाइल थोड़े मिलेगा। अगर मोबाइल देना ही रहता तो वो दे दी रहती। जब वो नहीं दे रही है, मतलब नहीं आ रही है, नहीं दे रही है, मतलब उसको देने का इच्छा नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आप इनका मोबाइल दे दीजिए। गलत चीज है, चोरी करना गलत बात है न हो, ठीक है। ये जो है, ये तो गलत बात है, समझे। ऐसे दरोगा सब चोरे होता है। अब ये से चोरी करने का आदत है, अच्छी बात है। तो चोरी करके नहीं बन पाइएगा, बाद में चोरी कीजिएगा, वो ठीक है, समझे। हाँ, जरूरी नहीं है कि हाँ, अच्छा तो होता ही है, ठीक है। तो क्या किया जाए इसका मोबाइल? कितना का मोबाइल है जी? है रुकिए, शांत होइए, सुनने दीजिए। कितना का मोबाइल है? कितना का मोबाइल है? 10,000 का है। हम 10,000 12,000 का मोबाइल चलाते हैं। आप लोग कैसे चलाते हैं 10,000 का मोबाइल? 4-5 हजार का मोबाइल चलाइए। देखिए, इससे पहले बिहार एसएससी बैच में वो लड़की का मोबाइल चोरी हुआ, हम खुद खरीद के दिए थे, समझे। हम खुद खरीद के दिए हैं उसको। अब हर बैच में मोबाइल चोरी हो, हम अपने पॉकेट से देंगे तो ये पॉसिबल नहीं ना है वो, ठीक है। तो इनका मांग था कि क्लासरूम में कैमरा लगवा दीजिए, तो क्लासरूम में हम कैमरा लगवा सकते हैं, ठीक है। सीढ़ी पे आपका चोरी हुआ था तो क्लासरूम से तो कोई मतलब ही नहीं है, समझे। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए आप। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, स्पेशली लड़की ही ली है तो लड़की से रिक्वेस्ट है, अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कहीं भी कर रहे हैं, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनका मोबाइल 1 से 2 दिन में दे दीजिए, अच्छा होगा। किसी का बद्दुआ मत लीजिए,
इसका मोबाइल चोरी हुआ है तो निश्चित तौर पे ये बद्दुआ देंगी, और बद्दुआ सही नहीं होता है, मेरा ये मानना है। अब बाद बाकी जो है, इस लड़की को मोबाइल दिया जाएगा, आपको धैर्य रखना होगा। बिहार एसएससी बैच में भी जब मोबाइल चोरी हुआ था तो हम बोले थे देंगे, लेकिन मेरा थोड़ा सा लेट चलता है हर चीज, ठीक है, मतलब हम लेट से थोड़ा सा, बात है कि हमको खुद समय नहीं मिलता है, बहुत चीज देखना होता है, तो हम स्टाफ को कह देंगे तो कल भी आ जाएगा, अभी भी आ जाएगा। 1 से 2 दिन 3 दिन आप वेट कीजिए, आपको मोबाइल मिल जाएगा, ठीक है। आप जो है, लेकिन यही है कि जो है, अब आगे से इस बैच में ऐसा होगा तो फिर कुछ नहीं, समझे। अब क्या करे बोलिए ना, समझे। आप बोल दीजिएगा कौन सा मोबाइल है, क्या है, नहीं है, देख लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, देखते हैं। अगर आप लोग लिए हैं तो दे दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी मोड में आप कर रहे हैं आप दे दीजिए, किसी का बद्दुआ मत लीजिए, हम यही कहेंगे। चलिए अब आइए, बोर्ड पे आइए, बोर्ड पे आइए, अब हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब जो भारत का इतिहास है, भारतीय इतिहास को 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। सामान्य तौर पर हमारे दिमाग में यह बात डाला जाता है, हम भी जिस टीचर से पढ़े हैं, जहां भी पढ़े हैं, हमारे भी दिमाग में यह बात डाला गया था कि बाबू आधुनिक पढ़ लो, प्राचीन मध्यकालीन को छोड़ दो, प्राचीन मध्यकालीन से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन अगर हम बिहार दरोगा परीक्षा की बात करें तो बिहार दरोगा परीक्षा को एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, लास्ट टाइम जो बिहार दरोगा मेंस हुआ है, मेंस के क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि प्राचीन से भी 4 से 5 क्वेश्चन, मध्यकालीन से भी 4 से 5 क्वेश्चन और आधुनिक से भी 4 से 5 क्वेश्चन। मतलब पहले का जो पैटर्न था कि आधुनिक से ही अधिकतर प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पैटर्न को बिहार दरोगा ने तोड़ा है। लेकिन फिर भी ज्यादा चांसेस बनते हैं आधुनिक से ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाए, कुछ भी हो सकता है। बिट्टू सर कहते हैं पूरे सिलेबस को पढ़ के परीक्षा में जाइए, जो पूछता है उसका जवाब देकर के आप आ जाइए। मेरा भी यही मानना है, पूरे सिलेबस को आप पढ़ के जाइए और जो पूछता है वहां से आप जवाब देकर के आ जाइए। तो हर सेगमेंट अपने आप में महत्वपूर्ण है, हर सेगमेंट को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले प्राचीन, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक। सिर्फ लेक्चर देना है, देखिए थोड़ा बहुत बात जो है प्राचीन में लिखाना है, थोड़ा बहुत बात ही लिखाना है इतिहास में, बाद बाकी सारा चीज का नोट मिल जाएगा, तो बहुत जल्दी आपका इतिहास खत्म हो जाएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास को ये जो हमने आपको बांटा है भारत के इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इसमें हमको बीसी और एडी बताना था, बस यही कारण है कि हमने इस चीज को बांटा है। अब देखिएगा इतिहास, अगर हम इतिहास की बात करें, अगर हम इतिहास की बात करें तो समय यानी कालखंड, देखिए जीवन में अगर किसी भी चीज का सबसे ज्यादा महत्व देना है ना, समय का महत्व दीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। और अगर आप समय का सदुपयोग करते हैं तो समय जो है ना आपको उस ऊंचाई पे पहुंचा देगा जहां पर देखने में किसी को मुंह ऐसे करना होगा, मतलब टेढ़ा करके आपको देख पाएगा, सीधा सीधा नहीं देख पाएगा। तो समय का सदुपयोग कीजिए। लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं 90% छात्र ऐसे हैं जो समय का दुरुपयोग करते हैं, 10% ही छात्र समय का सदुपयोग करते हैं। यही कारण है कि 10% ही छात्र सफल होते हैं। कालखंड के दृष्टिकोण से इतिहास को 3 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है आपको प्रागैतिहासिक काल, एक होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा की अगर हम बात करें तो दूसरा होता है आदैतिहासिक काल, दूसरा होता है आदैतिहासिक काल। फिर तीसरा की हम बात करें तो तीसरा होता है आपको ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या होता है आपको? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यहां पर देखिएगा भाई जी लोग, इससे पहले हमने एक बात बताया है आज के सेशन में ही कि इतिहास को जानने के मुख्य तौर पे 2 स्रोत हैं, एक पुरातात्विक स्रोत है और दूसरा आपको साहित्यिक स्रोत है। एक पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा आपको साहित्यिक स्रोत है। तो अब देखिएगा यहां पर प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल,
प्रागैतिहासिक काल की हम बात करें तो इसको जानने का एकमात्र स्रोत है वह है आपको पुरातत्व, वह है आपको पुरातत्व। वही आदि ऐतिहासिक कालखंड की हम बात करें तो इसको भी जानने का एकमात्र स्रोत है वह है आपको पुरातत्व। लेकिन वहीं अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल को जानने के दो स्रोत है, एक है आपको पुरातत्व और दूसरा है आपको साहित्य। एक है पुरातत्व और दूसरा क्या है आपको साहित्य, दूसरा आपको साहित्य है। तो अब देखिएगा यहां पर और आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बिहार दरोगा 2446 पोस्ट मेंस, बिहार दरोगा 2446 पोस्ट मेंस में यह प्रश्न पूछा है जो आगे चल करके 2-4-5 मिनट के बाद हम आपको बताएंगे। तो यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं और आगे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो बताने जा रहे हैं गौर से सुनिएगा, बाद में हम आपको बता देंगे कि यह प्रश्न यहां से पूछा गया था, 2446 पोस्ट मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, मानव, मानव जैसे कि आप इस बात को समझिएगा कि आज के डेट में आप युवावस्था में हैं, आप में सोचन शक्ति है, आप सोच सकते हैं, आप टहल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप हर काम कर सकते हैं, मतलब आप सभ्य हैं। लेकिन जब आप जन्म लिए थे तो क्या उस समय आप टहल सकते थे? क्या उस समय आप लिख सकते थे? ना टहल सकते थे, ना लिख सकते थे, ना आप में सोचन शक्ति थी। जिस प्रकार से एक बच्चे का विकास धीरे धीरे होता है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, युवा होता है, प्रौढ़ावस्था में जाता है, वृद्धावस्था में जाता है, फिर उनका निधन हो जाता है। उसी प्रकार से जब इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई तो मानव हर बातों से अनभिज्ञ थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं था, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कुछ भी मानव को पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जो है मानव को हर चीज पता हुआ। मानव को जब धीरे धीरे पता हुआ तो मानव जो है शुरुआती दौर में अपने गुप्त अंग को पत्ता से ढकना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में मानव कच्चा मांस खाया करता था, लेकिन जब एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराया तो आग की ज्वाला उत्पन्न हुई। इसके बाद आग की खोज हुई, और जब आग की खोज हुई तो उसके बाद कच्चा मांस मानव नहीं खाने लगे, बल्कि आग पर पका करके मांस खाना शुरू कर दिए। तो जैसे जैसे चीजों का आविष्कार होता गया वैसे वैसे मानव उन चीजों को जो है उपयोग में लाना शुरू किया और उपयोग में लाने का काम किया। तो शुरुआती दौर का जो मानव था, शुरुआती दौर का जो मानव था वह असभ्य एवं बर्बर था। असभ्य एवं बर्बर था मतलब उन्हें कुछ भी अता पता नहीं था, जैसे तैसे वो रहता था। तो परिभाषिक दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से हम इन तीनों को परिभाषित करते हैं, प्रागैतिहासिक काल को, आदि ऐतिहासिक काल को और ऐतिहासिक काल को परीक्षा के दृष्टिकोण से हम आपको परिभाषित करते हैं। प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जिस कालखंड का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उस कालखंड को प्रागैतिहासिक कालखंड कहा जाता है जिस कालखंड का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो पढ़ा जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, पढ़ा जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। आदि ऐतिहासिक कालखंड उस कालखंड को कहा जाता है जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका, उसको आदि ऐतिहासिक कालखंड। फिर ऐतिहासिक कालखंड उस कालखंड को कहा जाता है जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उसको पढ़ा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है, उसी को ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। तो यहां पे परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है आप इस चीज को याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, और जब उपलब्ध ही नहीं है तो पढ़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, प्रागैतिहासिक कालखंड कहलाता है। इसके विषय में जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है और इसके अंतर्गत यानी यानी प्रागैतिहासिक कालखंड के अंतर्गत जो है आपको पाषाण युग आता है, पाषाण युग आता है यानी स्टोन एज आता है, स्टोन एज आता है। और स्पेशली प्रागैतिहासिक कालखंड के विषय में जानकारी हमें पत्थर से जो बने औजार हैं उससे हमें प्राप्त होती है, पत्थर से बने औजार से हमें
प्रागैतिहासिक कालखंड के विषय में जानकारी प्राप्त होता है तो इसके अंतर्गत पाषाण युग को रखा जाता है, पाषाण युग को रखा जाता है। फिर आगे है आदि ऐतिहासिक कालखंड, उस कालखंड को कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और इसके अंतर्गत जो है भारत के भीतर हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता को रखा जाता है। हड़प्पा कालीन लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन आज तक कोई भी विद्वान उसको पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाया है, वो नहीं पढ़ पाया है। तो इसके अंतर्गत जो है हम लोग मूल तौर पर हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं, हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा यहां पर, यह जो प्रागैतिहासिक कालखंड है, इस प्रागैतिहासिक कालखंड के विषय में इतिहासकारों को भी बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। अगर इतिहासकारों को बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त होता तो इसके विषय में जो है आपको कई सारी पुस्तकें लिखी गई होती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके विषय में बहुत कम पुस्तक लिखी गई है, बहुत कम विद्वानों ने प्रागैतिहासिक कालखंड के ऊपर प्रकाश डालने का काम किया है। और वहीं यहां से जो है प्रश्न ना के बराबर पूछता है। और अगर प्रश्न पूछता भी है, अगर प्रश्न पूछता भी है तो विद्यार्थी गलती करके आता है। लेकिन मेरा प्रयास यह रहेगा कि यहां से अगर प्रश्न आए तो मैक्सिमम विद्यार्थी गलती करके आए, लेकिन आप हमारे पास पढ़ रहे हैं, आप सही करके आए। आपको जितना डाटा है प्रागैतिहासिक कालखंड का, मुख्य तौर पर देखिए भारतीय इतिहास की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से होती है। मुख्य तौर पर भारतीय इतिहास की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से होती है, हड़प्पा सभ्यता से होती है, अर्थात आदि ऐतिहासिक कालखंड से होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपसे आपके परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा गया है, और जब एक बार यहां से प्रश्न पूछ दिया गया है तो आगे चांसेस बनते हैं कि यहां से प्रश्न पूछे जाए। तो आज तक के इतिहास में ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक जो भी जिस भी परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा गया होगा, उन सभी प्रश्नों से भी हम आपको यहां पर अवगत कराएंगे। आराम से पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना है। लेकिन मुख्य तौर पर इतिहास की शुरुआत यहां से होती है, मतलब हड़प्पा से होती है। समझ गए, हड़प्पा से होती है। तो आपको जो नोट मिलेगा ना, नोट आपको हड़प्पा से मिलेगा, नोट आपको हड़प्पा से मिलेगा। प्रागैतिहासिक कालखंड के विषय में पूरा का पूरा पढ़ा करके हम आपको लिखा देंगे, पूरा का पूरा पढ़ा करके हम आपको लिखा देंगे। क्लियर है? तो ये चीज है। तो हड़प्पा को आदि ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि हड़प्पा कालीन लिखित साक्ष्य है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और फिर ऐतिहासिक कालखंड लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, पढ़ा भी जा सका है। भारत में ऐतिहासिक कालखंड की शुरुआत महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के जीवन काल से हुई मानी जाती है, या 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से हुई मानी जाती है, क्योंकि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के जन्म के बाद या महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के उत्पत्ति के बाद जो भी साहित्य लिखे गए हैं वो आज भी मौजूद है, और उसे आज भी हम लोग पढ़ पा रहे हैं, उसे आज भी हम लोग आसानी से पढ़ लेते हैं। तो यहां पर इस बात को भी आपको याद रखना आवश्यक है कि भारत में ऐतिहासिक कालखंड की शुरुआत कब से हुई मानी जाती है। तो भारत में ऐतिहासिक कालखंड की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से, यानी 600 ईस्वी पूर्व से हुई मानी जाती है, या दूसरे शब्दों में कहे तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के काल से जो है भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई मानी जाती है। जिस प्रकार से हमने इतिहास को समय के दृष्टिकोण से, जिस प्रकार से हमने इतिहास को समय के दृष्टिकोण से 3 भागों में प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा है, उसी प्रकार से जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो पाषाण युग आता है, अगर हम पाषाण युग की बात करें तो पाषाण युग को भी 3 भागों में हम लोग बांट करके पढ़ते हैं। पाषाण युग को भी हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, और जो पाषाण युग को हम लोग 3 भाग में बांट करके पढ़ते हैं उसमें पहला होता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा होता है आपको नव पाषाण काल। तीसरा क्या होता है? नव पाषाण काल। तीसरा आपको नव पाषाण काल होता है, नव पाषाण काल होता है। तो पाषाण युग को भी हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब देखिएगा पूरा पाषाण काल कब से कब के कालखंड को, मानव की उत्पत्ति से, मानव की जब इस पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई है, मानव की उत्पत्ति से 10,000 ईस्वी पूर्व, 10,000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को पूरा पाषाण काल कहते हैं। और पूरा पाषाण कालीन अस्थि तथा पाषाण के औजार सबसे पहले सोहन नदी घाटी से मिला है, सबसे पहले सोहन नदी घाटी से मिला है। तो पूरा पाषाण कालीन
जो पुरातत्व है, पूरा पाषाण कालीन जो पुरातत्व है, सबसे पहले सोहन नदी घाटी से मिला है, सोहन नदी घाटी से मिला है। यही कारण है कि पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को हम लोग सोहन नदी घाटी संस्कृति कहते हैं, सोहन नदी घाटी संस्कृति कहते हैं। अब कहिएगा सोहन नदी घाटी कहां है? तो सिंधु नदी, आप सभी लोग जानते होंगे सिंधु नदी, सिंधु की ही सहायक नदी सोहन नदी है। और सिंधु नदी उस समय के कश्मीर में बहता था, उस समय के कश्मीर में बहता था, और कश्मीर में ही सिंधु से एक नदी मिलती थी सोहन नदी, समझ गए? तो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सोहन नदी घाटी जो है आपको कश्मीर में है। तो कश्मीर के भीतर ही पूरा पाषाण कालीन सबसे पहले जो है आपको पत्थर के औजार मिले हैं। यही कारण है कि इसे जो है सोहन नदी घाटी संस्कृति कहते हैं। फिर मध्य पाषाण की हम बात करें तो पत्थर से बने फलक, पत्थर से बने फलकों की अधिकता मध्य पाषाण काल में देखने को मिलती है, जिस वजह से मध्य पाषाण काल को हम लोग फलक संस्कृति कहते हैं, फलक संस्कृति कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि मध्य पाषाण काल कब से कब के कालखंड को, तो 10,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व से 5500 ईस्वी पूर्व के कालखंड को मध्य पाषाण काल कहते हैं। फिर जो है नव पाषाण काल 5500 ईस्वी पूर्व से, 5500 ईस्वी पूर्व से जो है आपको 3000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को, 3000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को नव पाषाण काल कहते हैं। और नव पाषाण कालीन जो औजार होते थे उन्हें पॉलिश किया जाने लगा था, औजार सुरक्षित रहे, अधिक से अधिक दिन तक सुरक्षित रखा जा सके औजार को, इसको लेकर जो है औजार में पॉलिश किए जाने लगे, इसको लेकर औजार में पॉलिश किए जाने लगे। और इस कालखंड के अधिकतर औजार पॉलिश्ड किए हुए मिले, जिस वजह से इस कालखंड को पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति भी हम लोग कहते हैं। नवपाषाण काल को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति, पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति। तथा और भी कई नामों से इसे जाना जाता है, और भी कई नामों से जो है इसे जाना जाता है। तो अब देखिएगा, एक बार फिर से हम बता रहे हैं, इसके बाद आएंगे। पाषाण युग को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मानव की उत्पत्ति से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व, मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 5500 ईस्वी पूर्व, नव पाषाण काल 5500 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व, समझ गए? पूरा पाषाण कालीन औजार सबसे पहले सोहन नदी घाटी से मिला है, इस वजह से इसे सोहन नदी घाटी संस्कृति कहते हैं। मध्य पाषाण काल में पत्थर के बने फलक की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति कहते हैं। और नव पाषाण कालीन औजार पॉलिश किए जाने लगे, जिस वजह से इसे पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति कहते हैं। 2446 बिहार दरोगा मेंस में यह प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस कालखंड को पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति कहते हैं? निम्न में से किस कालखंड को पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति नव पाषाण काल को कहा जाता है, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल। यह प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में, बिहार दरोगा परीक्षा में पूछा गया है। तो यह प्रश्न हमें क्या इंगित करता है, आप हमको यह बात बताइए। आपके पास क्वेश्चन बैंक है या नहीं है, यह बात आप हमको बताइए। क्वेश्चन बैंक है? क्वेश्चन बैंक दीजिएगा। पूरा है ना जी? दिखाते हैं क्वेश्चन हम आपको। देख रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए पेज नंबर 28, क्वेश्चन बैंक सबको मिला है ना? पेज नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। पेज नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग को भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग को अलग से बोलेंगे, ठीक है? आप इस भ्रम में नहीं रहिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं सब लोग? देखिए स्पष्ट तौर पे देखिए लिखा हुआ है, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? पूरा पाषाण पूर्व, पूरा पाषाण मध्य, पाषाण नव पाषाण। क्या होगा? देखिए पूछा हुआ है ना जी, देख लिए ना। जब यह प्रश्न पूछा गया है तो यह प्रश्न आपको क्या सिखाता है, आप हमको बताइए। क्या सिखाता है
यही ना सिखाता है कि पाषाण युग के विषय में भी हमें विस्तार पूर्वक पढ़ना है, और तभी जाकर के हम जो है क्वेश्चन बना करके आ पाएंगे। देखिए, जानते हैं पाषाण युग पढ़ाएंगे ना तो बहुत विद्यार्थी मास्टर क्या पढ़ा रहा है, सीधा हड़प्पा शुरू कर देंगे तो विद्यार्थी सब एकदम बहुत खुश। लेकिन ये नहीं देखता है कि क्वेश्चन हमसे पूछा है तो हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, समझे। तो पूरा पाषाण थोड़ा सा जो है उलझा हुआ टॉपिक है, लेकिन एक बात बताइए, अभी तक हम पढ़ाएं इसमें क्या उलझा हुआ नजर आया? कुछ उलझा हुआ नजर आया है? टीचर के पास आए हैं, उलझी हुई बातों को जो टीचर सुलझा ना देते, सुलझा करके आपको ना बताए, तो फिर टीचर के पास आने का कोई फायदा ही नहीं है, समझे। तो ये चीज है। तो पाषाण युग को भी अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ेंगे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो नीचे सब नोट डाउन कीजिएगा। तो लिखिएगा, क्या बार इतिहास हेडिंग मारिएगा आप, लिखिएगा कालखंड यानी समय, नीचे से कालखंड यानी समय, कालखंड यानी समय के दृष्टिकोण से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक नंबर में प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, वैसा कालखंड डेश देकर, वैसा कालखंड, वैसा कालखंड, वैसा कालखंड जब मानव, वैसा कालखंड जब मानव असभ्य एवं असभ्य, 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 असभ्य संजू, असभ्य एवं बर्बर, असभ्य एवं बर्बर लिखना होगा। हे भगवान, आप लोग का हिंदियों कमजोर है हो। असभ्य एवं बर्बर, असभ्य एवं बर्बर थे तथा वे लेखन कला से परिचित नहीं थे, तथा वे लेखन कला से परिचित नहीं थे, तथा वे लेखन कला से परिचित नहीं थे, तथा वे लेखन कला से परिचित नहीं थे। लेखन कला से परिचित नहीं थे, फुल स्टॉप। इस कालखंड का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसी में इस कालखंड का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इस कालखंड का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। फुल स्टॉप। इस कालखंड का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, फुल स्टॉप। इस कालखंड के विषय में जानकारी हमें, इस कालखंड के विषय में जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत से, इस कालखंड के विषय में जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है, पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है। फुल स्टॉप। इस कालखंड के अंतर्गत पाषाण युग को, इस कालखंड के अंतर्गत पाषाण युग को
पाषाण युग को, पाषाण युग स्टोन एज, इस कालखंड के अंतर्गत पाषाण युग को रखा जाता है, इस कालखंड के अंतर्गत पाषाण युग को रखा जाता है। अब आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल लिखिएगा। वैसा कालखंड, आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, वैसा कालखंड वैसा कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य, वैसा कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य, जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है, जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है, उपलब्ध तो है, लेकिन उसे पढ़ा, लेकिन उसे पढ़ा, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इस कालखंड के विषय में जानकारी हमें, इस कालखंड के विषय में जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत से ही प्राप्त होती है। इस कालखंड के विषय में जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत से ही प्राप्त होती है। फुल स्टॉप। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता इस कालखंड में आता है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता इस कालखंड में आता है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता इस कालखंड में आता है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता इस कालखंड में आता है। इस कालखंड में आता है। फुल स्टॉप। आगे ऐतिहासिक काल। डैश देकर वैसा कालखंड वैसा कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और जिसे हम आसानी से पढ़ भी पा रहे हैं, और जिसे हम आसानी से पढ़ भी पा रहे हैं। और जिसे हम आसानी से पढ़ भी पा रहे हैं, उसे ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। फुल स्टॉप। इस कालखंड के विषय में जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ
साहित्यिक स्रोत से भी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोत से भी प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोत से भी प्राप्त होती है। भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से, भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व अथवा भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व अथवा भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व अथवा महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के काल से, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के काल से ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई मानी जाती है। ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई मानी जाती है। ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई मानी जाती है। अब देखिएगा, यहां पर जो पाषाण युग है ना हो, इसको विस्तार पूर्वक बताना है, लेकिन अभी जितना बताएं ना उतना लिख लीजिए, फिर आगे बताएंगे। तो नीचे से आप हेडिंग मारिएगा पाषाण युग। पाषाण युग, पाषाण युग हेडिंग मारिए ना। फिर पूरा पाषाण युग को भी 3 भाग में बांटेंगे, ठीक है। पूरा पाषाण युग को भी 3 भाग में बांटेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल बांटेंगे, ठीक है। अभी पूरा नहीं बता, पूरा कहां बताएं, अभी तो हम बोले ही हैं कि हम आपको आगे विस्तार पूर्वक बताएंगे। पाषाण युग डैश देकर इसे 3 भागों में बांटकर, इसे 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। इसे 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला पूरा पाषाण युग, डैश देकर मानव उत्पत्ति से, मानव की उत्पत्ति से, मानव की उत्पत्ति से 10,000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को पूरा पाषाण युग कहते हैं। उसी में कंटिन्यू, उसी में कंटिन्यू। हाय फिर से, हे भगवान, मानव की उत्पत्ति से, यहां तक लिखे, मानव की उत्पत्ति से 10,000 ईस्वी पूर्व, 10,000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसे सोहन नदी घाटी संस्कृति भी कहते हैं। इसे सोहन नदी घाटी संस्कृति भी कहते हैं। इसे सोहन नदी घाटी संस्कृति भी कहते हैं। आगे 2 नंबर में अब पूरा पाषाण युग को भी आगे बांटेंगे, 3 भाग में बांटेंगे पूरा पाषाण युग को, ठीक है। आगे बांटेंगे, ठीक है। नीचे से लिखिएगा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से, मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 5500 ईस्वी पूर्व के कालखंड को, 5500 ईस्वी पूर्व के कालखंड को मध्य पाषाण युग कहते हैं। मध्य पाषाण युग कहते हैं।
इस कालखंड में फलकों की अधिकता के कारण, इस कालखंड में फलकों की अधिकता के कारण, फलक, अरे पत्थर का बना हुआ औजार था फलक। इस कालखंड में फलकों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इस कालखंड में फलकों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलक संस्कृति भी कहा जाता है। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल 5500 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को नवपाषाण काल कहते हैं। इसे एक मिनट, इस कालखंड को पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति भी कहा जाता है। इस कालखंड को पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति भी कहा जाता है। इस कालखंड को पॉलिश्ड थोड़ा गलती लिखा हुआ था। इस कालखंड को पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति भी कहा जाता है। वहां पे जानते हैं, लिख लीजिए 2446 मेंस, आपको याद रहेगा, ये पूछा गया है। तब आप ध्यान से याद रखिएगा किस कालखंड को किस नाम से जाना जाता है। 2446 मेंस, कोष्ठबंध। चलिए भाई जी लोग, दीदी जी लोग, एक बार आ जाइए अब बोर्ड पे, याद करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए बोर्ड पे, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कहां के रहने वाले, कहां के रहने वाले थे? अच्छा, हेरोडोटस को इतिहास का पिता सर्वप्रथम किसने कहा? किसने कहा? सिसरो ने कहा। विश्व इतिहास की पहली पुस्तक, पहली पुस्तक हिस्टोरिका के रचयिता, हिस्टोरिका के रचयिता। चलिए एक बात बताइएगा, बीसी, बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। एडी का फुल फॉर्म, एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी। ईसाई धर्म के संस्थापक। वर्तमान में कौन सा कैलेंडर प्रचलित है? ग्रिगोरियन, जूलियन या ईसाई? वर्तमान में कौन सा कैलेंडर प्रचलित है? चलिए, इतिहास को हम लोग कितने भाग में बांट कर, कितने भाग में? अच्छा, इतिहास को जानने के मूल तौर पर कितने स्रोत, कौन कौन? पुरातात्विक और साहित्यिक, पुरातात्विक और साहित्यिक। वैसा कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य ना हो और उसको पढ़ा भी नहीं जा सका, उसे क्या? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो है किसको रखा जाता है? पाषाण युग। किसको रखा जाता है? पाषाण। वैसा कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, आद्यैतिहासिक कालखंड के अंतर्गत किसे रखा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को किस कालखंड के अंतर्गत? हड़प्पा सभ्यता को। वैसा कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और पढ़ा भी जा सकता है, उसे ऐतिहासिक कालखंड। भारत में ऐतिहासिक कालखंड की शुरुआत कब से हुई मानी जाती है? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व अथवा महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के समय से, महात्मा बुद्ध के समय से। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा कि जो प्रागैतिहासिक कालखंड है इसके विषय में जानकारी का स्रोत, जानकारी का स्रोत आद्यैतिहासिक कालखंड के विषय, आद्यैतिहासिक कालखंड और ऐतिहासिक कालखंड, पुरातत्व और साहित्य दोनों। पाषाण युग को कितने भागों में बांटकर, कितने भागों में? मानव की उत्पत्ति से 10,000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को, और 10,000 ईस्वी पूर्व से 5500 ईस्वी पूर्व, और 5500 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी। चलिए, सोहन नदी घाटी संस्कृति किसे? सोहन नदी घाटी संस्कृति।
चलिए, फलक संस्कृति, फलक संस्कृति, पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति, पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति। इतना बात क्लियर है। आगे चल करके जो है आपका बैच 3 घंटा का होगा, ठीक है, 3 घंटा का होगा, बहुत जल्दी होगा। 1 सप्ताह 10 दिन क्लास चलने दीजिए, और स्पेशली जो है ना हमको पाषाण युग खत्म करने दीजिए, उसके बाद 3 घंटा का बैच कर देंगे, ठीक है। बैठे रहिए, अभी कहां जा रहे हैं, हम छुट्टी का घोषणा किए हैं, मां बकलुल आदमी है आप लोग। चलिए, हल्ला नहीं करना है। कुछ होमवर्क भी दिए थे, एडमिशन तो आप लोग के बैच में ले लिए हैं, फट्टा मारना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी का 1 चैप्टर खत्म हुआ, नहीं हुआ है, एक क्लास और लगेगा, 2 क्लास। बायोलॉजी का 1 चैप्टर खत्म, फट्टा शुरू, ठीक है। और देखिए साइंस में जो बिट्टू सर का नोट है उसका ऑब्जेक्टिव एकदम आपके होंठ पे होना चाहिए, और हमारे में हमारा जो थ्योरी है ना, जो हम आपको कॉपी में लिखाते, जो हम आपको नोट देंगे, वो आपके होंठ पे होना चाहिए। इतना चीज आप अपने होंठ पे कर लीजिए ना, काम तमाम है आपका। आपको सफल होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा। होमवर्क दिए थे, कहां तक था? हाँ, भाग तक था ना दीदी जी लोग, आप लोग को होमवर्क मालूम था ना सबको? किसको किसको मालूम नहीं था हाथ खड़ा कर दीजिए, तो उनसे नहीं पूछेंगे। अच्छा, आप लोग को मालूम नहीं था? बढ़िया से हाथ खड़ा कीजिए, नहीं तो फिर उठा के पूछेंगे तो कहिएगा नहीं पता है। चलिए, तो देखिए, अगर आप क्लास आते हैं, क्लास करते हैं, तो बिना एडमिशन के तो क्लास आते नहीं होंगे, पैसा तो आप हमको दे दिए हैं, समझे? तो पढ़िए हो भाई, होमवर्क किसी से पूछ लीजिए। क्लास आते हैं तो कोई ना कोई दोस्त उस्त होगा ना, नहीं आते हैं क्लास तो दोस्त से पूछिए होमवर्क क्या था। हम ये नहीं पूछेंगे कि किसको पता है नहीं पता है, सीधा पूछेंगे होमवर्क है, उठिए, है पता था ना? हाँ, खड़ा होइए, है कोई नहीं भागेगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? इनको बोलने दीजिए, जो बोलिएगा पूरा उठा के पूछेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? हाँ, क्या मौलिक कर्तव्य कौन देश से लिया गया, ये चीज पूछ रहे हैं। हाँ, पकलोल पढ़ते उड़ते नहीं है वो, रूस से लिया गया। बैठिए, खड़ा होइए, आपको पता था ना? हाँ, खड़ा होइए। आपात उपबंध किस भाग में है? अठारह या 19? 18। बैठ जाइए, नहीं रो, खड़ा हुई। संविधान संशोधन कौन भाग में है? भाग 20 में। चलिए ठीक है, आप लोग चाह रहे हैं कि हम ऐसे ये पूछे तो हम ऐसे ये पूछते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। उन देश के उदाहरण से क्वेश्चन समझे? राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए? आप लोग हल्ला नहीं कीजिएगा, जिनसे पूछ रहे हैं उनको जवाब दे दीजिए, समझे? देखिए, जिनसे पूछ रहे हैं उनको जवाब देने दीजिए। आपको आता है अच्छी बात, आप अपने मन में रखिए ना, फिर 1 बाय 1 उठाकर पूछने का क्या महत्व रहा? बताइए, आप ही बताइए हमको, समझे? आप लोग सहयोग नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत है, फिर हम होमवर्क देना बंद कर देंगे, पूछना बंद कर देंगे, सीधा बात, समझे?
अनुशासन बना करके रखिए। हम किसी भी बैच की शुरुआत करते हैं तो पहला लाइन मेरा अनुशासन ही होता है, बिना अनुशासन का कुछ नहीं होता है, समझे। खड़ा होइए तो आप। सातवीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किस देश से किया गया है? समवर्ती सूची है, बैठ जाइए। टोपी खड़ा हुई है तो टोपी, टोपी आप ही को बोल रहे हैं। हाँ, डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? हैं 6 या 7? हैं 6 9, ठीक है, बैठ जाइए। उधर टीका खड़ा हुई। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन ने, ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। करण खड़ा हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? जन्म कब हुआ है बोलने दीजिए, है बोलने। सीधे ऊपर से देख रहे हैं, खोल के रखे हैं, सीधा ऊपर से नीचे गिरा देंगे, खत्म। हॉस्पिटल भर्ती होते होते खत्म हो जाइएगा। दांत निकालने सरमोने होता है, बताइए। 32 दिखा रहे हैं और पढ़ के नहीं आया, 32 दिखा रहे हैं, बैठ जाइए। उधर खड़ा होइए, आप अपने बगल में खड़ा कीजिए। हाँ, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था कब? भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, डेट बोलना है। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। खड़ा होइए, खड़ा होइए, आप बैठिए, आप बैठिए। हाँ, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, बैठ जाइए। चलिए, भाग तक दे दिए थे। भाग के बाद अगला है अनुच्छेद। क्या है? अनुच्छेद। और अनुच्छेद में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 26। 26 को है ना वो। अनुच्छेद और अनुसूची, अनुच्छेद और अनुसूची, ये आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है, कुछ समझ में आया? अनुच्छेद और अनुसूची, अनुच्छेद और अनुसूची। होमवर्क क्लियर हुआ? इसमें नंबर नहीं है, नया वाला बुक अपना खरीदिए, ठीक है। हाँ, जो भी नंबर है आपका, आप अपना देख लीजिए। अनुच्छेद और अनुसूची, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। हाँ, विषय सूची में जाइएगा तो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। इतना बात क्लियर है? चलिए, पेपर पढ़ के जो है आपको टेस्ट का क्वेश्चन। हाँ, लड़की लोग से आग्रह है कि अगर आप एडमिशन ले लिए हैं तो आप जो है आज नहीं, कल जो है आप अपना एडमिशन रसीद जमा कर दीजिएगा। और साथ ही साथ एडमिशन रसीद के साथ साथ जो है लड़का लोग का भी लेंगे। एडमिशन रसीद के साथ साथ जो है उस पर आप अपना मोबाइल नंबर और फिर आप अपना उस पर ईमेल आईडी लिख देंगे। और उसके बाद जो है अपना एक आधार कार्ड और 3 फोटो, अपना एक आधार कार्ड, 3 फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी क्यों ले रहे हैं? तो आपको ऑनलाइन भी जोड़ देंगे। मान लिया जाए कि आपका क्लास छूट गया, आप कहीं चले गए, तो आप वहां ऑनलाइन में बैकअप कर सकते हैं, समझ गए? तो ये चीज है, आप लोग का भी कर देंगे, आप लोग का भी करवाएंगे, ठीक है। पहले स्टेप बाय स्टेप करवाते हैं, पहले लड़की लोग का ले लेते हैं, फिर लड़का लोग का आराम आराम से लेकर के जो है सबको जोड़ देंगे।
तो आप लोग को जो है क्लास आने के लिए जो भी आप अपना रसीद जमा कीजिएगा ना, तो क्लास आने के लिए जो है ना आपको एक ये दे दिया जाएगा, स्लिप दे दिया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि आप एडमिशन ले चुके हैं। तो आप आज जमा नहीं कीजिएगा, आज किसी भी सूरत में जमा नहीं कीजिएगा, आप कल जमा कीजिएगा। और किसके पास जमा कीजिएगा हम आपको बता देते हैं, एक दीपेन है, समझ गए, दीपेन नाम का लड़का है, उसी के पास जमा करना है। ऑनलाइन में वही आपका जोड़ेगा, समझ गए, ऑनलाइन वही जोड़ता है, तो ऑनलाइन वो जोड़ देगा पहले, और उसके बाद जो है वो जो भी डॉक्यूमेंट बचेगा वो ऑफिस में जमा कर देगा। तो आपको दीपेन को जमा करना है। और कल हम आपको बता देंगे, कल जो है अनाउंसमेंट हम आपको बता देंगे कब, कल क्या बजे से क्या बजे तक आप जमा कर सकते हैं, ये सब बात हम कल आपको बता देंगे, कल हम आपको सूचना दे देंगे। पहले लड़की लोग को जोड़ देने दीजिए, फिर सब लड़का को भी जोड़ देंगे। और एक बात ध्यान में रखिएगा, वैसे छात्र जो 5,000 रुपया देकर एडमिशन लिए हैं उन्हीं को जोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ जो है पहले आई कार्ड बनवा लेने दीजिए, और उसके बाद जो है फिर आपको क्या कहते हैं, क्वेश्चन भी देंगे, डेली टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आंसर के साथ देंगे। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो हॉस्टल के थ्रू फ्री में एडमिशन हुआ है, और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जितना भी हॉस्टल के थ्रू एडमिशन लिए सब फ्री में एडमिशन लिए, सबका फ्री में एडमिशन है। तो फ्री में एडमिशन है तो हम आपको फ्री में पढ़ा देंगे, हम आपको आपसे लेक्चर का कोई पैसा नहीं लेंगे। लेकिन जो फोटोकॉपी का दाम है, मान लीजिए वो क्वेश्चन देंगे, वो फोटोकॉपी निकालने में पैसा लगता है ना, टाइपिंग में पैसा लगता है ना, तो वो चीज जो है उन लोगों को हम नहीं देंगे, समझ गए। हम एकदम बहुत स्पष्टतावादी लोग हैं, जो है वो है, नहीं तो आपको फिर से पैसा देना होगा, समझ गए। आप गलती किए हैं तो गलती आपको भुगतना होगा, चाहे आप कैसे भी भुगतिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, समझ गए। तो कल लड़की लोग जमा कर दीजिएगा, फिर आगे लड़का लोग को, ठीक है। तो धन्यवाद सभी लोगों का। हाँ, कल जो है साइंस का क्लास है, कल साइंस का क्लास है। 8 नंबर में क्या है, 1935 होगा, सी होगा, 1935 होगा, 1935 होगा, 1935 होगा। चलिए हमको निकलने दीजिए, फिर आराम से निकल जाइएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।